हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रियम सर फ्रॉम एनपीसी एजुकेशन हब और आप देख रहे हैं एनपीसी का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के बारे में। क्लास 12 के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी, जो कि हमने फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर बात करी थी। फिजिक्स में आप लोगों को पता होगा कि मेरी ऑलरेडी एक वीडियो आपके डली हुई है जिसमें हम लोगों ने एनालिसिस किया था सीबीएसई के 2023-24 के एग्जामिनेशन को लेकर। मैंने वहां पर आपके लिए स्ट्रेटेजी भी दिया था कि किस तरीके से आप हाफरली एग्जाम में अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से आप कौन से चैप्टर्स को ज्यादा पढ़कर एक गुड स्कोर आप लोग अचीव कर सकते हैं। और मैंने वहां पर आपके लिए पूरा का पूरा पैटर्न बताया था कि कौन कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स के आते हैं और आपको उसको किस तरीके से आपको उनको पढ़ना है और किस तरीके से आप एक अच्छा स्कोर वहां से बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज। तो फिर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आज करने वाले हैं, हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के हम लोग यूनिट वाइज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके छोटे छोटे हैं। देखिए भाई, हर किसी को पता है कि न्यूमेरिकल्स किस अप्रोच के साथ होना है, नहीं पता है तो वो भी आपको सिखाए जाएंगे। आपको पता है कि डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके पेपर में आते हैं। लेकिन जिस चीजों पर हम ध्यान नहीं देते हैं वो होते हैं हमारे तीन तरीके के क्वेश्चंस। बेसिकली एमसीक्यूज। जनरली बच्चा सोचता है यार इस तरीके से तो बहुत ज्यादा एमसीक्यूज है, कहां तक एमसीक्यूज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली सीरीज हम लोग आपके लिए लॉन्च करेंगे एमसीक्यूज की सीरीज। सेकंड थिंग, केस स्टडी क्वेश्चंस। बच्चा कहता है केस स्टडीज हमको नहीं मिलती हैं। केस स्टडीज किस तरीके से अप्रोच की जाए, किस तरीके से केस स्टडीज को लगाया जाए और किस तरीके से हम उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम आपके लिए यहां पर लॉन्च करेंगे केस स्टडीज की पूरी सीरीज, जिसमें हर यूनिट वाइज हर चैप्टर वाइज आपके पास केस स्टडीज हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तीसरी चीज जो मैं आपसे बोल रहा था वो था आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन जिनका वेटेज आपके 12th क्लास में बहुत ज्यादा रहता है। हम लोग जनरली उन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि हमको पता नहीं लग पाता है कि कौन सा क्वेश्चन 3 मार्क्स में बनेगा और कौन सा 2 मार्क्स में बनेगा। लेकिन ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, सीबीएसई में बड़े कंसेप्शनल बेस्ड क्वेश्चंस पूछती है। मोस्टली बच्चे इन चीजों में इस चीज को नहीं पकड़ पाते हैं कि भाई इसमें पूछा क्या जा रहा है, करना कैसे है और किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस है। तो आज हम लोग यूनिट वाइज इस चीज पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है वो यूनिट कौन सी है हमारी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप सभी लोग जानते होंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के पार्ट फर्स्ट पर बात करेंगे, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है आपके लिए जो आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और भाई यही पेपर में आएगा। कंसेप्शनल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बियॉन्ड द थिंकिंग होते हैं। बियॉन्ड द थिंकिंग का मतलब आपके आईक्यू को चेक करते हैं कि कितना ज्यादा आपने सिंसियरिटी के साथ चीजों को पढ़ा है, कितना ज्यादा आपने एनालाइज किया है और कितना ज्यादा आप पढ़ने के इच्छुक हैं। उन चीजों को चेक करते हुए आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में तो आपके डेरिवेशंस और आपके न्यूमेरिकल्स ही भरे हुए होते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इन 3 चीजों के बिहाफ पर। ये 3 चीजें स्ट्रॉन्ग बेटा हो गई ना हमारी। ठीक है, तो आप समझ लीजिए 60% पोर्शन तो हमने यूं ही अचीव कर लिया अपना। ठीक, अब 60% पोर्शन क्यों हो गया? क्योंकि अगर बच्चा एमसीक्यू सारे ठीक कर देता है, केस स्टडीज सारी ठीक कर देता है, पास तो वो वैसे ही हो जाता है। क्योंकि क्यों, पेपर आता कितने का है, 70 मार्क्स का। इनके वेटेज को अगर मैं आपके सामने मिला देता हूं तो 2 केस स्टडी आपके पास है जो कि 8 मार्क्स की है। आपके पास 12 एमसीक्यू और 4 असर्शन रीजन जो कि 16 मार्क्स के हो गए। दोनों को बेटा जोड़ना जरा, कितने मार्क्स हो जाते हैं, 24। अब बच्चा पास कितने पे हो रहा है, 23 पर। हो गए नहीं हो गए पास ऐसे ही। तो अगर ये दोनों पोर्शन स्ट्रांग हो गया, साथ में ये स्ट्रांग कर लिया, तो समझो आधा काम तो हो गया। क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो हम लोग अप्रोच करते ही आए हैं अपने क्लासरूम्स के अंदर। हमें अप्रोच किसे करना है, हमें अप्रोच करना है 2 मार्क्स क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज। तो हम लोग यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज आपके लिए इन तीनों ही कंटेंट के ऊपर आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे टिल योर एग्जाम डेट तक। तो बने रहिए हम लोगों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे कौन से यूनिट से होना है, डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है, बात कर रहा है ये दी गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ चार्ज Q वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस B फॉर 2 कैपेसिटर्स C1 एंड C2। ओके, ये आपको एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, अब ग्राफ क्या गिवन है मैं यहां पे बना देता हूं आपके लिए। ग्राफ आपको गिवन है चार्ज वर्सेस पोटेंशियल का। आपको चार्ज वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ गिवन है। ओके, इसमें आपको 2 वैल्यूज गिवन हुई हैं।
इसमें आपको दो वैल्यूज गिवन है, एक आपको गिवन है ए की, एक आपको वैल्यू गिवन है ए की और दूसरी वैल्यू आपको गिवन है बी की। ओके, अब हम बात करते हैं क्या बोल रहा है आगे। बोल रहा है क्वेश्चन कि बोथ द कैपेसिटेंस हैव द सेम प्लेट सेपरेशन बट प्लेट एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर देन C1। जो प्लेट एरिया है, प्लेट एरिया का मतलब जो आपका कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हम सभी जानते हैं C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। ठीक है, अगर मैं कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटेंस की बात करता हूं तो फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या बोल देता है कि जो C2 वाली प्लेट है, इसका प्लेट का एरिया ग्रेटर है किससे, C1 से, तो इसका मतलब V वाले का जो एरिया है वो ग्रेटर हो जाता है किससे, A वाले के प्लेट से। ठीक, इसका मतलब क्या है, देखना भाई, मैं यहां से जरा पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेता हूं। अगर मैं यहां से पोटेंशियल फाइंड आउट करता हूं तो आप लोग जानते होंगे पोटेंशियल किसका आपको ज्यादा नजर आ रहा है, बी वाले का, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल है, यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल, तो बी वाले का पोटेंशियल ज्यादा। तो जब बी वाले का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V। अब अगर बी वाले पोर्शन का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो इसका कैपेसिटेंस कैसा होगा, कम होगा, है ना। पोटेंशियल कम होगा या नहीं होगा। उसने हमसे क्या बोला है कि जो A वाला प्लेट है और जो B वाली प्लेट है, A वाली प्लेट का जो यहां पर कैपेसिटेंस है वो कैसा है, कम है। सॉरी C1 और C2 की बात करी है उसने, तो C2 वाले का और C1 वाले का। तो उसने क्या बोला है हमसे कि भाई CA वाला जो है वो छोटा है, तो छोटे का मतलब क्या हुआ, यहां से हमने जो C का वैल्यू फाइंड आउट किया है वो कब फाइंड आउट होगा, जब पोटेंशियल B वाले ग्राफ का कम था, मतलब सॉरी ज्यादा था, तो कैपेसिटेंस इसका क्या हुआ, कम हुआ है। तो जब आपका कैपेसिटेंस कम हुआ है तो ये जो B वाला ग्राफ है वो किसको शो कर रहा है, वो शो कर रहा है C1 के लिए। किसके लिए शो कर रहा है, वो C1 के लिए शो कर रहा है। वहीं पर अगर मैं A वाले की बात करता हूं तो A वाले का जो बेटा पोटेंशियल है वो कैसा है, कम है। जब पोटेंशियल आपका इस वाले का कम होगा तो कैपेसिटेंस इसका कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो जब कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा वाला कौन सा है, C2 ज्यादा है। इसका मतलब A वाला ग्राफ C2 को रिप्रेजेंट करेगा और B वाला ग्राफ C1 को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया ये चीज। ठीक है, हम लोगों ने कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले से इस चीज को किया है। आपका पोटेंशियल कम तो कैपेसिटेंस ज्यादा, पोटेंशियल ज्यादा तो कैपेसिटेंस कम है। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार कॉन्सेप्ट, आप देख लीजिए इस चीज को ध्यान से। स्क्रीनशॉट लेने का हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, आप पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O। एक पॉइंट चार्ज आपका Q है जो प्लेस करा जाता है ऊपर, शोन इन द फिगर। ओके, फिगर में आपको शोन है, फिगर देखिए भाई क्या बनी हुई है, फिगर हमारे सामने ये बनी हुई है। ठीक, बोले ये वाला जो है इस पर आपका एक चार्ज प्लेस्ड है Q और ये पोजीशन क्या है, O। यहां पर एक पोजीशन हमको गिवन है डेट इज पोजीशन A और उसके आगे भी एक पोजीशन हमको गिवन है डेट इज पोजीशन B। ओके, मेरे सामने ये पोजीशंस गिवन है, O से लेकर A और B, ये पोजीशंस मेरे पास गिवन है। अब मुझसे पूछ क्या रहा है, देख लेते हैं क्या पूछता है। मुझसे कह रहा है अगर BA माइनस BB को आपको फाइंड आउट करना है तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कब होंगे। तो कंडीशंस बोल रहा है कि अगर इन दोनों का रिलेशन में Q का जो वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, Q का वैल्यू जब नेगेटिव होगा तब क्या होगा। क्या पूछ रहा है, BA माइनस BB का डिफरेंस पूछ रहा है। तो हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं, डेल्टा V का रिलेशन क्या बनता है, VA माइनस BB। ओके, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या फॉर्मूला होता है, सभी लोग जानते हैं भाई। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है जी, KQ अपॉन R, है ना। ठीक, इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, अगर O से A तक की बात करी जाएगी तब क्या होगा, तो क्या होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, डिस्टेंस मेरे को नहीं पता तो मैं O ले लेता हूं, दिक्कत क्या है। ओके ठीक, माइनस साइन आ रहा है तो माइनस साइन ले लेते हैं।
ओ से लेकर बी तक की बात करता हूं तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ओ बी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस जो टू पॉइंट चार्ज, ठीक, ओके। चलिए देखते हैं आगे, जो कॉमन लेने का है उसे कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर कॉमन आ गया, रह क्या जाता है अंदर ब्रैकेट के अंदर, यहां से बचता है हमारे पास 1/OA, यहां से बचता है माइनस का 1/OB, ठीक। कंडीशन जरा ध्यान से समझिएगा जरा, सर जरा इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान देने की वाली क्या बात है, O से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है और O से लेकर B तक का जो डिफरेंस है, दोनों डिस्टेंसेस में कौन सा डिस्टेंस बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है OB बड़ा है। तो भाई जब आपका OB ग्रेटर है किससे, OA से, तो ये वाला जो ब्रैकेट है आपके सामने, ये जो आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है, इस ब्रैकेट का पूरा वैल्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। बात समझ में आई ना, क्योंकि OB बड़ा है, OB बड़ा होगा तो वैल्यू नेगेटिव पहुंचेगी, नेगेटिव जब पहुंचेगा तो जो पोटेंशियल है यहां पर वो कैसा शो होगा, हमको नेगेटिव शो होगा। अब कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है पॉजिटिव के साथ, अगर चार्ज आपका पॉजिटिव होगा तो प्लस माइनस माइनस, पोटेंशियल आपका नेगेटिव ही होगा, पोटेंशियल आपका नेगेटिव ही होगा। सेकंड थिंग, अगर चार्ज नेगेटिव है, अगर चार्ज दूसरी कंडीशन में कैसा है, नेगेटिव है, तो पोटेंशियल नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तब आपका पोटेंशियल का वैल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एंड हियर इज योर आंसर, ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ड्रॉ 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस corresponding to a field that uniformly increases। कहता है कि 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस तरीके से बना दो जो कि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हो, ठीक है भाई, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहे हो, उनके मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग z डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन के अलोंग में उनको फिक्स कर दिया जाए, बट उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग का हो, ठीक है भाई। अगली कंडीशन देखते हैं, these surfaces different from that of a constant electric field along z direction। भाई दो चीजें बोल दी, एक तो कांस्टेंट बोल दिया, दूसरी चीज बोल दी इंक्रीजिंग पोटेंशियल में होगी। बच्चा कंफ्यूज, बोले इंक्रीजिंग का होगा कांस्टेंट का होगा, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में दो कंडीशन बनेंगी, एक तो कांस्टेंट के लिए बनेंगी जो कि आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, और दूसरी इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाएगी। चलो भाई देखो कैसे होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाने पड़ेंगे, वो भी किसके अलोंग में, z डायरेक्शन। भाई उसने बोल दिया है z एक्सिस, तो सबसे पहले तो कार्टेशियन प्लेन बना लो। अब मैं सबसे पहले अगर कार्टेशियन प्लेन बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, मैं इसको z एक्सिस मान लेता हूं, इसको y एक्सिस और इसको x एक्सिस, आप चाहो तो उल्टा कर लीजिए, उसको x, उसको z, इसको y, ठीक है। चलिए 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं, चलो भाई मैं ड्रॉ करता हूं। सभी अच्छे, आई होप सो सभी अच्छे आर्टिस्ट होंगे, बढ़िया तरीके से एकदम से पोटेंशियल बनाएंगे सरफेसेस। चलिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है। चलिए 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना दिए मैंने अलोंग x एक्सिस, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इज, पहले दूसरे वाले में मैं d1 डिस्टेंस लेट कर लेता हूं और दूसरे वाले में मैं d2 डिस्टेंस को क्या कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं। ये है प्लेट्स, इन दोनों के बीच की दूरी d1 ली गई है, और जब उसके बाद मैंने तीसरा बनाया तो तीसरे के साथ कितनी ली गई है, d2 ली गई है, तो d1 d2, ठीक है। अब यहीं से कंडीशन बनेगी, कैसे बनेगी समझो बजरा बात के लिए। d1 और d2 का रिलेशन यहां पर है भाई, हम सभी जानते हैं कि अगर डिस्टेंस कैपेसिटर्स के बीच की घटेगी तो कैपेसिटी बढ़ेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटेंस जो है आपका या तो घटेगा या तो कांस्टेंट रहेगा। तो चलो देख लेते हैं कंडीशन यहां पर,
यहां पर कंडीशन, पहली कंडीशन मैं आपके लिए बनाता हूं। देखो पहली कंडीशन कैसे बनेगी यहां पे, पहली कंडीशन यहां पे मैं बना देता हूं आपकी, अगर D1 ग्रेटर होगा किससे, D2 से, अगर D1 वाला डिस्टेंस किससे ग्रेटर होगा, D2 से ग्रेटर होगा, तब आपकी कंडीशन होगी इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड की। किसकी होगी, इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड की। कंटिन्यूसली आपका यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता रहेगा। और अगर मैंने कंडीशन यहां पर लगा दी कि D1 इक्वल्स टू D2, दोनों का डिस्टेंसेस मैंने सेम कर लिया, तब ये कंडीशन आपकी यूनिफॉर्म फील्ड की हो जाएगी। ये कंडीशन आपकी किसकी हो जाएगी, यूनिफॉर्म फील्ड की हो जाएगी। ठीक है, तो अगर D1 बड़ा है D2 से तो इंक्रीजिंग होगा, और अगर दोनों बराबर हैं तब क्या होगा, यूनिफॉर्म फील्ड होगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है अ फ्री प्रोटॉन एंड अ फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, फ्री प्रोटॉन है और फ्री ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं भाई, ये दोनों कह रहे हैं कि अगर इन दोनों को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाएगा तो इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर फोर्स फील करेगा और किसका ग्रेटर एक्सेलरेशन होगा। एक प्रोटॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दोनों को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, दोनों पर किस पर ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, और सेकंड थिंग पूछ रहा है फोर्स लगने के बाद किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो भाई देख लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं यहां पे किसका होगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो फोर्स ऑन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट होता है, इट इज F इक्वल्स टू QE से फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म की बात करूंगा तो मैं ऊपर वेक्टर्स के सिंबल लगा दूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। तो F इक्वल्स टू QE। अगर मैं चार्ज की बात करता हूं तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो रिलेटिवली जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है वो नेगेटिव के साथ होता है, जो प्रोटॉन पर होता है वो पॉजिटिव में होता है। ठीक है, अगर मैं यहां से बात करता हूं फोर्स की तो दे आर इक्वल एंड अपोजिट, ये एक दूसरे के इक्वल वैल्यूज का मैग्नीट्यूड रखते हैं और अपोजिट होते हैं। क्यों, क्योंकि साइन बदल गया ना, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव प्रोटॉन का पॉजिटिव। तो लेकिन ये कैसे होते हैं, दे आर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, जिस वजह से इन पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो सेम होगा। कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, अगर इनको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप प्लेस कर देते हैं सर, तो इनका जो फोर्सेस होगा वो कैसा होगा, वो सेम होगा, दोनों पर एक जैसा फोर्स लगेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की। भाई एक्सेलरेशन कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है फॉर्मूला सर, F इक्वल्स टू ma होता है। तो यहां से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन मास। पता लग गया कि जो एक्सेलरेशन होता है वो मास के साथ कैसा होता है, इनवर्सली रिलेशन में होता है। तो जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अगर मैं बात करता हूं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन मास ऑफ प्रोटॉन। तो जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका स्मॉलर है मास ऑफ प्रोटॉन से, तो एक्सेलरेशन ज्यादा भी किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन का। तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, तो वो होगा इलेक्ट्रॉन का हाई। किसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का हाई होगा एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। ठीक है, ओके, कॉन्सेप्ट देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज इज 1 पिकोफैराड। व्हाट विल बी देयर नेट कैपेसिटेंस इफ कनेक्टेड इन पैरेलल।
अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है तब क्या होगा, और साथ ही में पूछ रहा है इनके रेशो, इनकी एनर्जी स्टोर्ड का। चलिए ठीक है, निकालते हैं भाई। मैं मान लेता हूं कि जो कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटेंस है, मैं लेट कर लेता हूं, लेट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल्स टू सी। बोल दिया है कि 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, इसका मतलब C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू C। ठीक है, ये बात हमको गिवन है, ये बात हमको क्या है बेटा, गिवन है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो भैया सीरीज में हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 पिको फैराड दे रखा है। तो मैं जानता हूं 1 पिको फैराड में कितने होते हैं, 10 की पावर -12 होते हैं। गुड, देखिए भाई, तो CS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से CS का वैल्यू C/3, और CS का वैल्यू हमको कितना गिवन है, 1 पिको फैराड इक्वल्स टू C/3। तो यहां से बेटा C का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेट इज 3 पिको फैराड। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशो की बात कर रहा है, तो वैसे भी पिको से वैल्यू कैंसिल होनी है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत हमारे पास नहीं है। पैरेलल में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इन पैरेलल, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3, 3 प्लस 3 प्लस 3, क्योंकि एक कैपेसिटेंस की कैपेसिटी तो हमारे पास 3 पिको फैराड है ना, इसलिए तो सबको ऐड कर लूंगा तो कितना आ जाएगा टोटल मेरे पास 9 पिको फैराड। तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल का वैल्यू कितना आ जाता है मेरे पास, 9 पिको फैराड आ जाता है। ओके, अब मुझसे क्या पूछ रहा है, तो एक क्वेश्चन तो मेरे यहाँ पे सॉल्व हो गया, मुझसे पैरेलल में पूछा था, पैरेलल वाला मेरा फाइंड आउट हो जाता है। अब मुझसे पूछता है कि एनर्जी स्टोर्ड का क्या रेशियो होगा, तो रेशियो निकाल लेते हैं। एनर्जी स्टोर्ड का रिलेशन सभी जानते हैं, E इक्वल्स टू हाफ CV²। ये रिलेशन होता है हमारा किसका फाइंड आउट करने का, एनर्जी स्टोर्ड फाइंड आउट करने का। ठीक है, मैं निकाल लेता हूं तो ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा। तो एनर्जी स्टोर्ड की बात कर लेते हैं, तो एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज अपॉन एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, 1/2 C, सीरीज की बात हो रही है तो कैपेसिटेंस इन सीरीज V² अपॉन हाफ CP_V²। ठीक है, ओके, चलिए, बोथ आर कनेक्टेड फ्रॉम द सेम सोर्स। अब जब दोनों सेम सोर्स के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका V है वो दोनों के लिए कैसा होगा, सेम होगा। दोनों के लिए कैसा होगा, सेम, मतलब BS वाला इक्वल टू किसके होगा, BP, जिसको हम कितना ले लेते हैं, B लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो V² से V² कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट। CS का वैल्यू मेरे पास कितना आया है, वो आया है मेरे पास कितना, CS का वैल्यू कितना गिवन है, डेट इज 1 पिको फैराड। CP का फॉर्मूला, सॉरी, कितना आया वैल्यू मेरे पास, डेट इज 9 पिको फैराड। पिको फैराड से पिको फैराड कैंसिल आउट, रेशियो कितना आ जाता है, 1:9 का रेशियो आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सीरीज में गिवन था, हमने पैरेलल फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने उसका एनर्जी स्टोर्ड निकाल दिया, जो कि रेशियो कितना आया, 1:9 आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है ये। V और E के रिलेशन कैसे होते हैं, इनका ग्राफ क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है आपसे। तो चलिए एक बात मैं आपको बता देता हूं, बात कर रहा है किसके साथ, डिस्टेंस R के साथ फ्रॉम द चार्ज Q। ओके, अगर मैं पोटेंशियल की बात करता हूं तो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, Q/R। इसका मतलब यहां से जो डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल का रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्सली का है। ठीक है, वहीं मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं तो क्या होता है, KQ/R² होता है। यहां पर जो रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। ठीक है, एक बात मेरी यहां से बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा जरा, अगर जब भी कभी हम लोग
इस टाइप के पैटर्न में फंसते हैं। तो जब भी कभी हमारे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में वैल्यू अप होती है, मतलब जैसे यहां पे 1 था, यहां पे 2 है, इन केस यहां पर क्यूब हो जाता या इन केस यहां पर क्वाड्रिक हो जाता, तब क्या करते? तो जितना वैल्यू आपका यहां पर नीचे बढ़ेगा उतना ही आपका जो ग्राफ है वो टूवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट, मतलब ओ की तरफ, ओरिजिन की तरफ बढ़ता चला जाएगा। कैसे? देखिए, तो मैं यहां पर देखिए ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं। तो ग्राफ प्लॉट करूंगा तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपका मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये आपके डिस्टेंस के साथ बढ़ रहा है, ऊपर v और e के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम e और v के साथ लेकर बात करेंगे। ठीक है, चलिए मैं ग्राफ में ही आपको शो कर दूंगा, इस चीज़ को ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, सबसे पहली बात, v को लेकर अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो v के अंदर क्या आ रहा है आपका? v के अंदर आ रहा है कि जो आपकी डिस्टेंस है वो आपकी कैसी है? इन्वर्सली है इसके साथ। तो आपका जो ग्राफ है वो कैसा जाना है? ये आपका ग्राफ शो हो जाएगा किसका? v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर का। ठीक, अब मुझे किसका ग्राफ बनाना है? मेरे को बनाना है अब e का ग्राफ। तो भैया देखिए e का ग्राफ कैसे बनेगा? तो e का ग्राफ यहां पर जो बनेगा वो कैसा बनेगा? आर स्क्वायर आ गया तो मैंने क्या कहा था? रेफरेंस पॉइंट, मतलब ओ के नजदीक होकर जाएगा। तो भैया देखो कैसे जाएगा, ये जो है ये वाली जो गैपिंग मैं आपसे बात कर रहा था ना, ये वाले की ये चीज, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी जब भी कभी अपॉन में आपका वैल्यू बड़ा हुआ होगा। यहां पर क्यूब होता तो ये और स्लाइटली आपका मूव हो जाता, यहां पे क्वाड्रिक होता ये और ज्यादा इसके नजदीक आ जाता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये पेपर में आपके बहुत जरूरी है, और ये कि आपके सीयूटी नीट और जेई मेंस के एडवांस के पेपर में बहुत पूछी जाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा जरा। तो ये हमारा जो ये वाला जो वैल्यू है वो किसका है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, डेट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा ग्राफ का वेरिएशन हो गया किसका? बिटवीन बी एंड ई। कर लीजिए इस चीज को नोट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन बहुत जरूरी है, कंपार्टमेंट के पेपर में पूछा गया 2021 में, कंपार्टमेंट के पेपर में पूछा गया 2021 के पेपर, सॉरी 2012 के पेपर में। देखिए भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर C1। C1 पे कैपेसिटी पूछ रहा है, मतलब पोटेंशियल पूछ रहा है कि इस वाले पर कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, और क्या पूछ रहा है? नेटवर्क शोन इन द फिगर एज्यूम E2 ग्रेटर देन E1। एक बात भाई मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा जरा। क्या आप सुनेंगे? आपको यह सुनना है कि जब भी कभी कंडीशन आपके पास कैसी आएगी, इस टाइप की कंडीशंस आएगी कि आपके पास दो सेल्स गिवन होंगे, तब आपको क्या करना है? तो आपको फाइंड आउट करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड आउट करना है? नेट ईएमएफ आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको दे रखा है कि E2 जो है वो ग्रेटर है E1 से। तो जब E2 ग्रेटर है तो नेट, जब मैं यहां से ईएमएफ फाइंड आउट करूंगा तो E2 माइनस E1 मेरे पास नेट ईएमएफ यहां से आ जाएगा। तो E2 माइनस E1 कर दूंगा, नेट ईएमएफ मेरे पास आ गया, मुझे पता लग जाएगा कितना पोटेंशियल जो है वो मेरे कैपेसिटर्स के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से कैपेसिटी की बात करता हूं, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर कैसे है? तो आपके पास ये जो C1 और C2 नजर आ रहे हैं ना, ये आपके सीरीज में है। C1 एंड C2 आर इन सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है। तो क्या होता है सीरीज का फॉर्मूला? आप सभी को पता होगा, डेट इज 1 अपॉन CS इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। चलिए, तो यहां से अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगा CS का? डेट इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये मेरे पास आ जाएगा टोटल कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस। ये जो फिगर है, इस पूरे फिगर का टोटल कैपेसिटी इस फॉर्मूले से हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे लेकिन वो बोल रहा है कि C1 वाले में कितना पोटेंशियल होगा। तो हम जानते हैं ना कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटेंस क्या फॉर्मूला होता है? C इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है। ठीक है, इस वाले में जो चार्ज जाएगा अपॉन में जो पोटेंशियल होगा वही किसको शो करेगा? वो आपकी कैपेसिटी C1 वाले को इंडिकेट करेगा, डेट इज Q अपॉन B। ये हो जाएगी आपकी कैपेसिटी ऑफ, मतलब वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस इन C1। तो ये आपका नेटवर्क का आंसर आ गया, और ये आपका किसका आ गया?
पोटेंशियल डिफरेंस का। इसमें कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं आनी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि 2-4 वैल्यू कुछ पुट करनी है और आंसर आएगा, नहीं। उसने सिर्फ आपसे क्या पूछा, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा, जिसमें उसने आपसे सिर्फ फॉर्मूले को ड्राइव कराने की बात करी है। तो इस तरीके से आप उन फॉर्मूलेस को क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। तो आज हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। ये कुछ इंटरेस्टेड क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए थे, जो मुझे लगा कि शायद आपको बताने चाहिए, और इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, ताकि आप जिस तरीके से वीडियोस से कुछ सीख रहे हैं, बाकी बच्चे भी वीडियो से कुछ सीख पाएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपके लिए जेई और नीट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। वहां पर आपको कंटेंट मिल जाएगा, जिससे आप जुड़कर आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलती रहेंगी। साथ ही साथ में आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप हमारे कनेक्शन में रहें। थैंक यू। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।